तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी सुनाऊं, आज की कहानी बताऊं उससे पहले एक मुहावरा है, आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, वो हो निर्धन, वो हो कोढ़ी। अब इस मुहावरे में जो मित्र शब्द है, यहाँ पे मित्र का मतलब ऐसा नहीं कि केवल दोस्त है। इस मुहावरे में मित्र शब्द का मतलब आपके जितने अपने हैं, आपके जितने सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, यार हैं, जो आपको दिल से अपना मानते हैं, आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको किसी मुसीबत में देखते हैं तो वो खुद परेशान होते हैं, आपके साथ अपना स्टैंड लेते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप ऐसे लोगों से झूठ बोलते हैं, उनको किसी अंधेरे में रखते हैं, उनके साथ छल करते हैं, तो बाद में जो आपका अंत होगा बड़ा भयानक होगा। आज की कहानी भी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपने सगे संबंधियों को, ऐसे सगे संबंधी जिन्होंने उसको अपने सगे से बढ़कर पाला, उसका ख्याल रखा, एक सगे से ज़्यादा केयर की, और उस लड़की ने उन्हीं को धोखा दिया, उन्हीं के साथ गलत किया, उनको अंधेरे में रखा। और बाद में इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, आज इस लड़की की वजह से ना केवल पुलिस प्रशासन परेशान है, बल्कि जो एक गृह मंत्री हैं वहाँ के अनिल विज, वहाँ तक ये मामला पहुँच चुका है और वो खुद इस मामले को पर्सनली देख रहे हैं। आज की कहानी हरियाणा की है, हरियाणा के सोनीपत की है। और इस सोनीपत में एक गांव लगता है गुमंड गांव, और इसी गुमंड गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मोनिका था। ये कहानी उसी मोनिका की है। दरअसल मोनिका रोहतक की रहने वाली थी, रोहतक के बालन में इसका गांव था। लेकिन फिर इसके दिमाग में आता है कि चलते हैं यहाँ से, मासी के यहाँ रहेंगे, मासी के यहाँ से यूनिवर्सिटी वगैरह थोड़ा नज़दीक है, तो वहीं से रह के पढ़ाई करेंगे। लिहाजा जो मोनिका थी अब आती है गुमंड गांव सोनीपत में अपने मासी रोशनी के पास और उन्हीं के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे बड़ी होती है, बड़ी होने के साथ पढ़ाई करने जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये फिर ग्रेजुएशन करती है, साथ ही कंप्यूटर की कोचिंग करती है और इसी के साथ IELTS इसकी कोचिंग भी करती है। और बाकी पूरे परिवार के साथ उसी तरीके से रह रही थी जिस हिसाब से वे अपने गाँव में अपने घर पर रहती थी। मासी भी इसे अपनी सगे औलाद से ज़्यादा मानती, इसकी हर संभव छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करती, जितना पढ़ाई लिखाई में पैसा लगता उसको देती। सारी चीज़ें मौसी इसके साथ खड़ी होती गई। ये धीरे धीरे इसकी पढ़ाई भी पूरी होती गई। धीरे धीरे वक्त गुजरा, थोड़ी सी और बड़ी हुई और इसके दिमाग में आया कि कुछ हायर स्टडी के लिए कहीं और निकलते हैं। अब अपनी मासी से ये बात बोलती है, कहती है कि मुझे कहीं जाना है पढ़ने। माँ से खुश हो जाती, फिर पूछती है कि कहाँ जाना है। इस पे वो लड़की मोनिका कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि कनाडा चली जाऊँ। अब एक दूसरा देश वहाँ जाने की बात कहती है। शुरुआत में मासी को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन बिटिया थी, कह रही थी कि पढ़ने जाना है तो रोकने टोकने का कोई मतलब नहीं था। लिहाजा अब वहाँ पे कनाडा में इसके रहने की व्यवस्था, इसके पढ़ने की जगह, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसकी बनवाई जाती है। और 5 जनवरी साल 2022 को ये चली जाती है कनाडा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने। अब कनाडा ये पहली बार जाती है, जाने के बाद फिर घर वाले इससे फ़ोन करते हैं, बातचीत होती है। ये जहाँ जहाँ कनाडा में घूमने जाती है वहाँ ये वीडियो कॉल करके अपनी मासी को, अपने मासी के लड़के को यानी मौसेरे भाई को, सबको दिखाती। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा और फिर ये अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। तो फिर मासी वगैरह भी अब एक 2 दिन पे फ़ोन करते, बातचीत करते। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये कहते कि आज एग्ज़ाम है, आज ज़्यादा पढ़ाई है, 2-3 दिन फ़ोन मत कीजिएगा। मासी को भी लगता है कि चलो ठीक है, बिटिया वहाँ पढ़ने गई है, पढ़ रही है तो क्या दिक्कत है। अब धीरे धीरे 1-2 महीने गुजरे और जो फ़ोन का सिलसिला था वो 2-3 दिनों में अब एक बार पे आके सिमट गया। अब 2-3 दिनों में जब ये खुद फ़ोन करती, चूँकि इसने मना किया था कि फ़ोन उस हिसाब से मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम टेबल का थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा क्लाइमेट का भी अंतर है। तो जिस हिसाब से इंडिया में चीज़ें चल रही उस हिसाब से ज़रूरी नहीं कि कनाडा में भी वही सारी चीज़ें अगले के अकॉर्डिंग हो। लिहाजा फिर ये 2-2, 3-3 दिन पे फ़ोन करती, बात होती, फिर ये बताती कि आज इसने ये किया, आज इसने ये खाया। बहरहाल अप्रैल तक ये भी सिलसिला चला। अब अप्रैल के बाद फिर बातचीत का सिलसिला और कम होता गया। जून आते आते सिलसिला बातचीत का एकदम बंद हो गया। अब कुछ दिन तक जब इसका फ़ोन नहीं आया तो फिर माँ से खुद फ़ोन करती हैं तो फ़ोन लगता नहीं। अब मासी को लगता है कि शायद पढ़ाई लिखाई में बिजी हो। धीरे धीरे जून का महीना बीता और पूरे के पूरे जब जून महीने में फ़ोन नहीं आया तब जाके अब मासी थोड़ा सा घबराने लगती है। मासी घबराती है, घबराने के साथ फिर अपने बेटे को बताती है कि यार तुम्हारी बहन का फ़ोन नहीं आया, महीनों बीत चुके हैं।
अब बेटा फिर उसके दोस्त वगैरह का नंबर फेसबुक से, सोशल मीडिया से, ऐसी ऐसी जगहों से निकालता है जहाँ से पता चल सके कि जो उसके साथ रहते थे वो कुछ सही बता सकते थे। अब उनसे भी कांटेक्ट करता है लेकिन उनसे भी कोई जानकारी हासिल नहीं होती। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने कई महीनों से इसे देखा तक नहीं, कुछ लोग बताते हैं कि वो कॉलेज नहीं आई। अब इधर समय भी गुजरता जा रहा था और जून से फ़ोन नहीं लग रहा और धीरे धीरे जुलाई का पूरा महीना बीत गया। अब सिंपल सा परिवार था, नॉर्मल सा, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मामला दूसरे देश का है, वहाँ पे आखिर किया क्या जाए, कैसे बात किया जाए, कैसे वहाँ पे कांटेक्ट हो। अब मासी बेचारी परेशान, इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा रही है, अपनी उस बिटिया को खोजने के लिए इधर उधर जा रही है, लोगों से मदद की गुहार लगा रही है। वक्त गुजरता चला गया और उस बिटिया से अब कई महीनों से कांटेक्ट नहीं हुआ। अब परिवार वाले परेशान होते हैं, अपने स्तर से खोजने की कोशिश करते हैं। कभी कनाडा में जो उसके फ्रेंड थे उनसे कांटेक्ट करते हैं कि बेटा चली जाओ एक बार रूम पे देख लो। कभी जहाँ पे रूम दिलवाया था वहाँ के वार्डन पे कांटेक्ट करते, उससे बात करते। लेकिन सारी बातचीत में, सारी पूछताछ में एक चीज़ हर आदमी बता रहा था कि जो ये लड़की है मोनिका, ये कनाडा में अप्रैल के बाद से दिखाई नहीं दी है। अब शुरुआत में इनको लगा कि हो सकता है उसने कहीं और लोकेशन शिफ्ट किया हो, तो उसके दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कनाडा वाले कि जाओ वहाँ पे पता करो, खोज लो, अपने स्तर से चेक कर लो। अब दोस्त वगैरह भी कनाडा वाले अपने स्तर से चेक करते रहते हैं, लेकिन फिर वही कंक्लूज़न कि अप्रैल महीने से ये वापस हिंदुस्तान शायद गई थी और वापस लौट के नहीं आई। अब इधर कनाडा वाले कह रहे हैं कि हिंदुस्तान गई थी, इधर ये हिंदुस्तान आई ही नहीं थी। यानी अब एक लड़की दो देशों के बीच कहीं गायब हो चुकी थी। अब परिवार वाले फिर जब कहीं से कुछ समझ नहीं आता तो अपने स्तर से पता करते हैं, तो कई कई बातें, कई कई चीज़ें, गांव में र्यूमर भी थी। तो सारी चीज़ों को एक कंक्लूजन में परिवार वाले लेते हैं और लेने के बाद पहुंच जाते हैं 26 अक्टूबर साल 2022 को थाने में। यानी जून में ये गायब हुई थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 4 महीने बाद ये जाते हैं थाने और कंप्लेन कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी बिटिया कनाडा गई थी और वहाँ पे गायब हो चुकी है। अब कनाडा में गायब एक लड़की, परिवार वाले कंप्लेन कर रहे हैं, तो पुलिस वाले भी सोचते हैं कि क्या करें, इसमें ये दूसरे देश का मैटर है। बहरहाल फिर पूछते हैं कि आपको किसी पे शक तो नहीं है, या फिर कोई और बात, किसी से कोई चक्कर, किसी से कोई अफेयर, और क्या कुछ हुआ था, और ये सारी बातें भी पूछते हैं। अब जब ये बात पूछते हैं तो फिर परिवार वाले कहते हैं कि कनाडा वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे है नहीं, वो हिंदुस्तान गई थी। लेकिन अब हिंदुस्तान तो आई नहीं। अब जब ये बात वो बोलती है परिवार वाले, खासकर जो उसकी मासी थी, तब इसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि हो सकता है ये हिंदुस्तान आई हो लेकिन तुम्हारे पास ना आई हो। ये भी तो पॉसिबल हो सकता है किसी से कोई अफेयर रहा हो, किसी से कोई संबंध इसका रहा हो, ये उसके पास भाग गई हो। अब ये बात जब पुलिस वाले बोलते हैं तो पहले तो परिवार वालों के मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि इस तरह के लांछन कैसे लग रहे हैं। लेकिन फिर आते हैं, अपने स्तर से पता करते हैं और फिर पता चलता है कि इसी गांव में, यानी सोनीपत के उसी गुमड़ गांव की रहने वाले एक आदमी जिसका नाम सुनील उर्फ सिल्ला, इससे उसका अफेयर था। अब जब अफेयर का पता चला तो फिर परिवार वाले और परेशान हुए। एक तरफ बिटिया गायब, एक तरफ किसी के साथ अफेयर निकलना, और फिर ये भी पता चला कि हिंदुस्तान आई थी। बहरहाल 2 दिन बाद जो परिवार वालों को थाने से कोई मदद नहीं मिली, तो थाने को छोड़ के अब ये जाते हैं एसपी के पास और बताते हैं कि फला आदमी से मेरी बिटिया का अफेयर था और शायद उसी से मिलने हिंदुस्तान आई, और हिंदुस्तान आने के बाद गायब हो गई। अब 26 अक्टूबर को पुलिस के पास गए, 28 अक्टूबर को एसपी के पास गए, और हैरानी की बात है कि इन दोनों ने, ना तो पुलिस महकमे के लोअर अधिकारियों ने, ना ही एसपी साहब ने इस मामले को थोड़ी भी गंभीरता दी कि शायद हो सकता है बिटिया के साथ कुछ गलत हो गया हो सकता है कि कुछ गायब वगैरह कर दी गई हो, और वैसे भी आए दिन ऐसे केस आते रहते हैं। तो पुलिस वाले आज भी इस मामले को पता नहीं किस दिशा में देखते हैं, क्या सोचते हैं। 26 को कंप्लेन हुई, 28 को एसपी साहब के पास गए, और इसी बीच 2 नवंबर साल 2022 को ये जो आदमी था जिसके खिलाफ नामजद FIR लोग करने की कोशिश कर रहे थे, सुनील उर्फ सिल्ला, ये आता है और इसकी मासी, यानी मोनिका की जो मासी थी रोशनी, उसके घर पे अटैक कर देता है, गाली देता है, तरह तरह की बात बोलता है और कहता है कि तुम मेरे को फंसा रही हो, मेरे ऊपर लांछन लगा रही हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
अब जैसे तैसे करके ये लोग अपने आप को घर में कैद करके उस अटैक से बचते हैं और ये सारा जो वाकया था वो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब सीसीटीवी कैमरे में जब कैद हुआ तो फिर 2 तारीख के बाद सारे सबूत वगैरह लोग इकट्ठा करते हैं और फिर जाते हैं थाने और ये सीसीटीवी कैमरा और बाकी और सारी डिटेल्स पुलिस के सामने रखते हैं और रखने के बाद कहते हैं कि साहब इसी के ऊपर हमें शक था और देखिए ये खुल के अब सामने भी आ रहा है, हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। तो आप इसको चाहे इस वजह से कि इसके ऊपर शक है, चाहे इस वजह से किसने अटैक किया, चाहे जिस वजह से आप इसे गिरफ्तार कीजिए और गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछताछ कीजिए। मुझे लगता है कि इसके पास ज़रूर कोई जानकारी है, वरना जिस हिसाब से ये चिढ़ा ये ऐसा चिढ़ता नहीं। अब 26 तारीख को पहली कंप्लेन हुई, 28 तारीख को एसपी साहब के यहाँ गए, 2 तारीख को अटैक हुआ और 16 तारीख को दोबारा नामजद FIR करने ये लोग गए। टोटल 20 दिन बीत गए और इन 20 दिनों में पुलिस वालों ने इतनी भी जमात नहीं की कि एक बार घर पे आके चेक कर लें कि क्या कुछ हुआ। 20 दिनों तक ये लोग लगातार थाने के चक्कर काट रहे थे, 20 दिनों तक लगातार अपनी बिटिया के लिए मदद की गुहार लगा रहे थे। 20 दिनों तक जो उसकी मासी थी पुलिस वालों के आगे गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पुलिस वाले एक कदम भी इस मामले में आगे नहीं बढ़ते। अब इतनी चीज़ें हो गई और इतने दिन बीत गए और पुलिस से जब कोई मदद नहीं मिली, तब किसी ने सलाह दी कि काम करो, जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनके पास चली जाओ, शायद वो सुना है बड़े अच्छे आदमी हैं, हो सकता है वो कुछ कर दें। अब परिवार वालों को जब उम्मीद की किरण वहाँ से दिखाई दी, तब परिवार वाले अपॉइंटमेंट वगैरह लेके सारी परमिशन लेके 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को जाते हैं होम मिनिस्टर अनिल विज के पास। अब होम मिनिस्टर के पास जाते हैं और पूरा वाकया बताते हैं कि कैसे जून से उनकी लड़की गायब है, जून से बात नहीं हो रही है, हमने कंप्लेन की अक्टूबर में जाके और अभी दिसंबर आ गया है और अभी तक एक भी मदद पुलिस महकमे से हमको मिली नहीं। अब होम मिनिस्टर के पास ऐसा कंप्लेन और सीधे सीधे पुलिस महकमे पे उंगली। होम मिनिस्टर उनको समझ नहीं आता क्या करें, फ़ौरन IG को तलब करते हैं, कहते हैं कि इस मामले को फ़ौरन सुलझाया जाए। अब IG को फ़ोन गया तो फिर चूँकि होम मिनिस्टर डायरेक्ट कह रहे थे तो फ़ौरन इस मामले को गंभीरता से लिया गया और CIA सेकेंड की टीम जो है इस मामले में लगाई गई। अब होम मिनिस्टर का आदेश हुआ, इधर IG का आदेश हुआ, तब जाके CI की टीम इस मामले में एक्टिव हुई और इसके बाद जाके उस आदमी को उठाया गया। अब उस आदमी को उठाने में भी कड़ी मशक्क़त की गई। लगभग जनवरी का महीना आ गया, खोजा जाने लगा, ये सारी चीज़ें की जाने लगी, पूछताछ किया गया, सारी तरह की जांच की गई। वक्त गुजरता गया और सारी तरह की जांच में, सारी तरह की पड़ताल में कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी संदिग्ध बात नहीं मिली जिससे पता चल सके कि इस मामले में दोषी कौन है और इस मामले में लड़की गायब कहाँ है। अब CIA की टीम जांच कर रही है और फिर से कहानी को घुमा के पूछ रही है क्या क्या हुआ था। अब इसमें परिवार वाले बताते हैं कि कनाडा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अप्रैल से वो वापस नहीं आई है, अप्रैल में वो इंडिया गई थी। और इधर ये लोग बता रहे हैं जो उसकी मासी है कि हम लोग खुद ही अप्रैल तक की बात छोड़ी, हम लोग जून तक उससे बात किए, वो कनाडा में ही थी, बाकायदा हम लोग वीडियो कॉल पे बात किए। अब जो CIA की टीम थी वो भी अजब मुसीबत में कि एक तरफ वही परिवार कह रहा है कि अप्रैल से हिंदुस्तान से वापस नहीं लौटी और एक तरफ वही परिवार कह रहा है कि जून के महीने में हम लोगों ने वीडियो कॉल पे बात की थी और वो कनाडा में ही थी। तो ये मजरा कहा है, ये मुसीबत कैसी। अब परिवार वाले ये बयान दे ही रहे थे कि तभी जो मासी है उसका बेटा यानी मोनिका का मौसेरा भाई वो सामने आता है और आने के बाद कहता है कि सर मुझे एक बात अभी याद आई जो अब तक मुझे याद नहीं आ रही थी। दरअसल अप्रैल महीने में मैं एक बार वीडियो कॉल पे उससे बात कर रहा था तो मैंने देखा कि पंखा चल रहा था और अप्रैल महीने में कनाडा में बड़ी सर्दी होती है तो पंखा चलाने का कोई मतलब नहीं था। अब इसके बारे में जब मैंने मोनिका से पूछा तो मोनिका इधर उधर की बातें करने लगी, मोनिका ने कुछ बताया नहीं और तब से मोनिका ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मुझे लगा कि ऐसे ही उसने ब्लॉक किया होगा, लेकिन ये बात अभी याद आ रही कि ठंडी के महीने में उसके घर पंखा चल रहा था और ये पंखा मुझे हिंदुस्तानी ही लगा। अब जाके जब ये क्लू मिला और परिवार वालों ने भी पुष्टि की कि हाँ अभी याद आया कि ये लड़की अप्रैल के महीने में इंडिया में ही कहीं थी, तब जाके शक के बिना पे जो ये सुनील उर्फ सिल्ला है उसको फिर से उठाया गया। उठाने के बाद पूछताछ की गई,
तब जाके ये पूरा मामला निकल के सामने आया। दरअसल ये सुनील उर्फ सिल्ला जो था उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। मोनिका के साथ उसी गांव में रहता था। रिश्ते में उसका भाई लगता था, मौसेरा भाई। शुरुआत में मोनिका जब पढ़ने आई तो पढ़ने आती है तो ये लड़का भी यानी जो सुनील उर्फ सिल्ला था मोनिका के घर पे यानी उसकी मासी के घर पे दूध देने आता था। अब आए दिन कभी मोनिका दूध लेने आती, कभी उसकी मासी दूध लेने आती और इसी में ही धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली। अब अक्सर ये घर पे आके बैठा रहता। अब इसकी उम्र भी ज़्यादा थी, इसकी शादी भी हो चुकी थी, इसके बच्चे भी थे। तो परिवार वालों के आगे तो जो मोनिका थी इसको भाई भाई बोलती। राखी के दिन पे बाकायदा इसको राखी बांधती और वो सारे तरीके, वो सारे रीति रिवाज निभाती जो एक भाई बहन के बीच में होता। अब परिवार वाले भी कंफर्टेबल हो जाते हैं कि चलो ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में तो प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब प्रेम प्रसंग चलता है और प्रेम प्रसंग चलने के साथ साथ फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में सीरियस होते हैं। और इसी बीच जब ये 5 जनवरी को जाती है तो 22 जनवरी को ही यानी टोटल 17-18 दिन बाद ही इसको सुनील वापस बुला लेता है इंडिया बुलाता है। बुलाने के बाद फिर ये दोनों गाज़ियाबाद में मिलते हैं। मिलने के बाद गाज़ियाबाद के एक आर्य मंदिर में ये दोनों शादी करते हैं। शादी 29 तारीख को होती है। 29 तारीख को शादी होने के बाद 30 तारीख को ये वापस फिर कनाडा लौट जाती है। कनाडा लौट के जाती है। जाने के बाद फिर इन दोनों के बीच फ़ोन पे बात होना और फ़ोन पे ही, वीडियो कॉल पे एक दूसरे से दिन रात बात करना। अब इधर ये जो मोनिका थी वो भी इस लड़के के प्यार में सीरियस और ये आदमी भी इस लड़की के प्यार में सीरियस। लेकिन फिर दिक्कत थी कि लड़की तो मान लो शादी कर सकती थी, लेकिन जो ये सुनील सिल्ला था ये पहले से शादीशुदा था, इसके खुद के बच्चे थे। लिहाजा अब जब तक तो ये वहाँ पे रही तब तक तो माजरा ठीक था। लेकिन इसी बीच मोनिका कहती है कि देखो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब मोनिका कहती है तो इसको भी लगता है कि चलो ठीक है आ जाओ। मोनिका वापस आ जाती है अप्रैल महीने में और अप्रैल से ही ये दोनों अब एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। परिवार वाले जब फ़ोन करते हैं तो वीडियो कॉल उठाती नहीं, उठाती तो जानबूझ के ऐसा नाटक करती कि वो कनाडा में है। अब अप्रैल से बाकायदा परिवार वालों को झूठ बोलती रही कि वो कनाडा में है और अप्रैल का पूरा महीना ये इसी के साथ रहती है। अब अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, लेकिन अब धीरे धीरे जब 2 पत्नियां हैं, एक पति है, तो मैनेज करना मुश्किल था। मोनिका को पसंद नहीं था कि ये उसके पहली पत्नी से ये बात करे, लेकिन पहली पत्नी थी उसको ये छोड़ नहीं सकता था। और इसी बात को लेके अब इन दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई। अब तकरार धीरे धीरे शुरू हुई, फिर तकरार बढ़ती चली गई और तकरार फिर इस कदर हो गई कि अब सुनील को लगने लगा कि ये लड़की अब मेरे गले की फांस बन चुकी है। अब सुनील को ये लगा तो फिर उसने मर्डर का प्लान बना लिया और सारी परिस्थितियां उसके प्रतिकूल थी कि परिवार वालों की नज़र में ये कनाडा में है तो मेरा कहीं से नाम भी नहीं आएगा। लिहाजा ये फिर प्लान बनाता है और इस प्लान बनाने के साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपनी पत्नी को लेके जाता है। जाने के बाद सुनसान जगह पे देख के गोली मारता है और गोली मारने के बाद वहीं पे एक गांव है गड़ी झंझारा। गड़ी झंझारा गांव में लेके आता है। वहीं पे एक फार्म हाउस था। अब लाश को गाड़ी में रखे हुए था। मज़दूर बुलाता है और कहता है कि एक सेफ्टी टैंक का गड्ढा खोदना है। अब मज़दूर बेचारे गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उनको ये पैसे देता है, फिर लाश को उसी में रख के दफन करता है और गड्ढे को फिर से भर देता है। अब जून में एक कत्ल हुआ था और कुछ दिन तक ये थोड़ा सा सावधान रहता है, लेकिन अब धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरा, कायदे से देखा जाए तो लगभग 8-9 महीने बीत चुके हैं, तो फिर ये मामला धीरे धीरे से लगा कि ये दब गया और उसके बाद ये फिर नॉर्मल हो गया। अब पुलिस ये पूरा बयान जब इससे सुनती है तो फिर जाती है इसके बताए हुए पते पे, वहाँ खोदती है तो अब सबूत के नाम पे, सुराग के नाम पे महज एक खोपड़ी और उसमें गोली फंसी हुई मिलती है। अब इसी से इस पूरे मामले को इस्टेब्लिश करना है, उसी के बाद सज़ा दिलवानी है, ये सारी चीज़ें करनी है। बहरहाल जब इसकी यानी सुनील उर्फ सिल्ला की कुंडली खंगाली गई तो इस कुंडली में भी ये कई मामलों में दोषी पाया गया, रंगदारी में, किडनैपिंग में और 307 में, और लगभग इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे पहले से दर्ज थे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी में आपने कई चीज़ें देखी, जैसे पुलिस की लापरवाही क्या होती है, किस हिसाब से महीनों तक पुलिस ने एक कदम भी इस मामले में नहीं लिया, किस हिसाब से लोग परिवार को धोखा देते हैं और बाद में उन्हीं के साथ हो जाता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे।
और कल का मेरा सवाल था कि दुनिया का सबसे जहरीला जीव कौन सा है। तो तमाम लोगों ने तमाम तरह के जवाब दिए, लेकिन इसका जो सही जवाब है सी वास्प बॉक्स जेलीफिश। दरअसल जेलीफिश की लगभग 2000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और इन्हीं 2000 प्रजातियों में 70 प्रजातियां ऐसी हैं जैसे जिनके अंदर जहर पाया जाता है। अब इन 17 में भी कई अलग अलग क्राइटेरिया हैं, जैसे सांप भी कई तरह के होते हैं, लेकिन इंडिया में लगभग 4 ही जहरीले होते हैं। कॉमन करें तो सेल्स वाइपर, कोबरा और एक नाम नहीं याद आ रहा। यही चीज़ 3-4 सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। उस हिसाब से 200 जेलीफिश में से 70 जहरीली होती हैं और इसमें जो सबसे टॉप पे है सी वास्प बॉक्स जेलीफिश। अब हालांकि कुछ लोगों ने एक जवाब और दिया था, जियोग्राफी कोन स्नेल। इस जवाब में भी एक जवाब कुछ हद तक सही है, लेकिन ये सबसे जहरीली नहीं है, लेकिन इससे मरने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। क्योंकि जो जियोग्राफी कोन स्नेल है इसके जहर का एंटीवेनम आज तक बना नहीं है। तो जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनके नाम हैं पारुल रस्तोगी, राजेश बजकोती, आतिफ इकबाल, गुरसेवक सिंह जी हैं पंजाब से, विशाल खान जी हैं और रामलाल जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने सही जवाब दिया और जिन लोगों ने जियोग्राफी कोन स्नेल जवाब दिया उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं, चूँकि आपका ज्ञान मानना पड़ेगा बड़ा अव्वल दर्जे का है। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल हमारे डेली लाइफ में बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है और सवाल बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपके पास एक गिलास गर्म पानी हो और एक गिलास ठंडा पानी हो और दोनों को आप अपने फ्रीज़र में रखते हैं, तो कौन से गिलास का पानी जल्दी जमेगा, गर्म वाला या ठंडा वाला? और अगर जो भी जमेगा तो जमने का रीज़न क्या है? ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा, नहीं पता हो तो कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी कहानी और ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे मामलों में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।